वेलकम फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज जियोग्राफी का 18वां लेक्चर शूट हो रहा है और आप पीछे के 17 लेक्चर देख सकते हैं। जियोग्राफी एकदम कंटिन्यू चल रही है, बेसिक के साथ चल रही है। आज जो लेक्चर अपन देखने वाले हैं उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि पिछला लेक्चर आप जरूर देख लें, क्योंकि ये टॉपिक पूरा पिछले लेक्चर से ही क्या है रिलेटेड है। जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था कोस्टल प्लेन्स, जिसमें हमने तटवर्ती मैदान पढ़े थे, जिसमें हमने डिवीजन देखा था मैदानों का, आज उसी पे हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने तट के बारे में देख लिया था। आज उस तट से संबंधित हम क्या देखेंगे, तथ्य देखेंगे। तो दोस्तों ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो पिछला लेक्चर आपको उसमें डायरेक्ट क्या होगा, दिखेगा। एक और दूसरी गुजारिश है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक बने रहें, आप स्टार्टिंग से ही जज मत करें, ठीक है। तीसरी गुजारिश है कि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम उनका आंसर आपको उसी कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज जो हमारा लेक्चर है उस पर हम चर्चा करेंगे तट और उससे संबंधित बंदरगाह के बारे में। हालांकि ये लेक्चर पूरी तरीके से बंदरगाह पे नहीं है, पर इसमें लगभग मैंने सारे के सारे बंदरगाह कवर किए हैं और उनका संबंध अपन देखेंगे तट से, ठीक है दोस्तों। जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक सिंपल से आपने एक नाम सुना होगा पारादीप। पारादीप क्या है, एक बंदरगाह है। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है कि पारादीप बंदरगाह किस तट पर स्थित है, ठीक है। तो अपन देखेंगे, अगर अपन को पता है तो पारादीप उड़ीसा में है और उड़ीसा में क्या लगता है, उत्कल तट लगता है। तो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर वहां पे दिक्कत हो सकती है जहां पर एक ही राज्यों पे दो तट लगते हैं। जैसे हम बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का बहुत सारा एरिया कोरोमंडल तट में आता है और कुछ एरिया आपका किस पे आता है, अपन बात करेंगे रॉयल सीमा तट पे आता है या गोलकुंडा तट पे आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि यहाँ पे जो बंदरगाह है वो किस तट पर होंगे, ठीक है। तो आइए डायग्राम के माध्यम से हम अपन पढ़ेंगे कि सारे के सारे जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो किस तट से लगते हैं, ठीक है। अब बंदरगाह के बारे में बता दूं दोस्तों कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ होते हैं बंदरगाह, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सरल, सबसे सस्ता, सबसे सुलभ साधन क्या है आपका, जहाजों द्वारा क्या करना, सामान का ट्रांसपोर्ट करना। क्योंकि हवाई जहाज से करेंगे सामान कम जाएगा और महंगा है क्योंकि ईंधन महंगा है, ठीक है। रेलवे से करेंगे लिमिटेड एरिया में रेलवे जा सकती है। पर अगर जब अंतर्देशीय व्यापार की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए भारत से कोई सामान अपन को ईरान ले जाना है, या भारत से अपन को कोई सामान चीन ले जाना है, या अपन देखेंगे अमेरिका ले जाना है, तो वहां पर क्या होगा, आपका सामान भी ज्यादा आएगा किसमें, शिप में, और दूसरा सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बंदरगाहों की क्या है, विशेषता है। पिछले कुछ सदियों में या कुछ सालों में हम देखेंगे भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तब कुछ ही प्रमुख बंदरगाह थे, बल्कि इतिहास में हम पढ़ेंगे तो इतिहास में देखेंगे कि अगर बंदरगाह के बारे में तो मौर्य साम्राज्य से ही अपन को बंदरगाह दिखाई देना चालू हो जाते हैं। और जब मध्यकालीन इतिहास में आएंगे, अपन जब दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो हमें नागापट्टिनम, मछलीपट्टनम, जैसे सूरत हो गया आपका, मुंबई हो गया और कोचीन हो गया, कोझिकोड हो गया, ये प्रमुख बंदरगाह दिखाई देते हैं इतिहास में। ये वर्तमान में भी रहते हैं। इनके अलावा भारत सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं, जैसे जिनका नाम है अपन देखेंगे सेतु समुद्रम परियोजना या सागरमाला परियोजना, जिसके अंतर्गत नए बंदरगाह भी स्थापित किए जा रहे हैं और पुराने बंदरगाहों का क्या किया जा रहा है, पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आज आइए हम देखते हैं बंदरगाहों के बारे में। तो यहां पर हमने जो तट देखा था, दो तट थे, एक पश्चिमी तट था और दूसरा पूर्वी तट था। पश्चिमी तट में हमने देखा था काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट, जबकि पूर्वी तट में हमने देखा था कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट और उत्कल तट, मतलब 4 तट इधर और 3 तट इधर। आज हम देखेंगे ये सारे के सारे बंदरगाह किस तट पर स्थित हैं, ठीक है। यदि आपको दिखाई नहीं देगा सर, आप बीच में जूम करते जाइएगा तो क्लियर दिखाई देगा बच्चों को। चलिए तो आइए अब हम सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के बंदरगाह, या मैं एक प्रकार से कहूं काठियावाड़ के बंदरगाह। तो काठियावाड़ के बंदरगाह कहां से कहां तक आपका आएगा, मुंबई के उत्तर से चालू होकर संपूर्ण गुजरात तक जाएगा। मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक मुंबई तक के जो बंदरगाह आएंगे ये किस तट में होंगे, काठियावाड़ तट में दोस्तों,
ठीक है ना। यदि आपसे पूछे जाए कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर में हुआ था, ये सबको पता है। पर अगर क्वेश्चन पूछेगा पोरबंदर किस तट पर स्थित है, तो पोरबंदर आपका काठियावाड़ तट पर स्थित है। तो ये कौन सा तट होगा दोस्तों, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। अब देखिए काठियावाड़ तट के अपन प्रमुख बंदरगाह देखते हैं। अब एक बात समझ लीजिए, जो काठियावाड़ तट लगता है ये ओखा से लेके कहां तक आपका लगता है, आपका नवसारी तक। कहां से दोस्तों, ओखा से। इसके ऊपर दाहेज, मुंद्रा जो कांडला है वो काठियावाड़ तट में नहीं आते हैं देखा जाए तो। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए तो अब हम देखते हैं, सबसे पहला है दाहेज बंदरगाह। दाहेज बंदरगाह सबसे पहला बंदरगाह अपन देख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जितना भी केमिकल आता है आपका फर्टिलाइजर बनाने के लिए, ये कहाँ उतारा जाता है, दाहेज बंदरगाह में। इसे हम रसायन बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है मुंद्रा। मुंद्रा भी कहाँ है आपका, गुजरात में है। मुंद्रा क्यों फेमस है, क्योंकि मुंद्रा जो बंदरगाह है ये प्राइवेट फर्म द्वारा क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। ठीक है। देखिए वैसे तो बंदरगाह सरकारी होते हैं, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीपीपी एक मॉडल है जिसे अपन क्या बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके तहत क्या किया है, मुंद्रा बंदरगाह को एक कंपनी को दिया है जो उसको क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। इसके बाद अपना आता है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक है यहाँ पर। तो यहाँ पे ज्यादातर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है किससे होता है, कांडला बंदरगाह से। क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे बंदरगाह यहाँ तक दिख रहे हैं सूरत के इधर, इनमें सबसे प्रमुख कौन सा आपको दिखेगा, कांडला बंदरगाह दिखेगा। कांडला के निकट ही एक जगह है अलंग दोस्तों। कौन सा, अलंग। अलंग में क्या है, शिप ब्रेकिंग जोन है। जो जहाज पुराने हो जाते हैं उनको तोड़ कर क्या करते हैं, उनके सामान अलग किए जाते हैं। तो अलंग एक एशिया का अपन को सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग जोन भी अपन को क्या होगा, दिखाई देगा। हालांकि मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है उसको, पर इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अपन देखेंगे ओखा, द्वारिका, पोरबंदर। तीनों लाइन्स हैं, तीनों को क्रम ध्यान रखना है, ओखा, द्वारिका और पोरबंदर। ओखा बहुत ही प्रमुख है फिजिकल जियोग्राफी में। जब अपन ज्वार भाटा पढ़ते हैं तब दोस्तों ओखा का नाम आता है। ठीक है। तो इस ओखा के बारे में अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ओखा वहां पर आएगा। ठीक है ना। तो एक ओखा हो गया। दूसरा द्वारका। द्वारका क्या है आपका, एक तीर्थ स्थल है। बात करेंगे तो जो श्री कृष्ण जी की नगरी थी द्वारिका, दो द्वारिका है, एक समुद्र में डूबी हुई द्वारका है और दूसरा स्थल पर दिखाई देती है, यहाँ पे कुछ मंदिर है। तो एक द्वारका हो गया। पोरबंदर हो गया, गांधी जी का जन्म स्थान हो गया। ये तीनों कहाँ आएंगे, काठियावाड़ तट में। फिर यहाँ पे देखेंगे कैम्बे, भरूच, सूरत, नवसारी, ध्यान रखिएगा, और वलसाड। 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों किस में आएंगे, आपके काठियावाड़ तट में आएंगे। कैम्बे प्रमुख क्यों है दोस्तों, कैम्बे की एक खाड़ी है जहां पे अपन क्या निकालते हैं, प्राकृतिक गैस पाई गई है, जो कि हमारे किस में काम आएगी, खनिज के रूप में काम आएगी दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं भरूच। भरूच अपन देखेंगे दोस्तों अपना तट पर स्थित है, और भरूच क्या है, यहाँ पे एक प्रमुख बंदरगाह है। भरूच के निकट ही आपका क्या है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद आता है सूरत। सूरत तो आप नाम सुने होंगे, साड़ियों के लिए भी फेमस है, हीरो के लिए भी फेमस है, प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह है। और सूरत का इंपॉर्टेंट आपको अकबर के काल में भी दिखाई देगा। मतलब अपन देखेंगे कि सूरत पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर जब अपन मध्यकाल में पढ़ेंगे कौन सा, अपन मुगल काल, तो वहां पे सूरत क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जब अंग्रेज आना चालू हुए तो सूरत में ही उन्होंने क्या की थी, अपनी व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की थी पश्चिमी तट पर। इसके बाद नवसारी और वलसाड दो अन्य क्या हैं, आपके प्रमुख बंदरगाह हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से, दाहेज, मुंद्रा, कांडला, ओखा, द्वारका, पोरबंदर, कैम्बे, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, इनको अपन किस में रखेंगे, काठियावाड़ तट पर रखेंगे। इसके बाद अपन देखे थे मुंबई से लेके, कहा दोस्तों, मुंबई से लेके गोवा पणजी तक, 1 2 मारवा गोवा से 3 और 4, तो कहां तक, मारमा गोवा या गोवा की राजधानी पणजी तक अपन लेते हैं। इस तट को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, कोंकण तट कहते हैं। कौन सा तट होता है ये, कोंकण तट। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है। तो आज अपन देखेंगे कोंकण तट में कौन कौन से बंदरगाह आएंगे। तो अपन देखेंगे दोस्तों मुंबई, कोलाबा, रत्नागिरी, देवगढ़ और मारमा गोवा।
ये क्या है, आपके कुछ बड़े बंदरगाह हैं जो किस में आते हैं, कोंकण तट में आते हैं। कुछ और भी छोटे छोटे हैं, उनको मैंने यहाँ पे नहीं बताया है। जैसे एक मुंबई के निकट ही आपका, मुंबई में 2 एग्जैक्टली बंदरगाह हैं। एक को अपन क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू या नावा शोवा बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं कि एक बड़े रेलवे स्टेशन का भार कम करने के लिए एक छोटा रेलवे स्टेशन बगल में बनाया जाता है। जैसे अपन दिल्ली के निकट देखेंगे हजरत निजामुद्दीन दिखाई देगा, भोपाल के बाद देखेंगे तो अपन को हबीबगंज दिखाई देगा, है ना। तो बड़े रेलवे स्टेशन का भार कम करने के लिए एक सब स्टेशन बनाया जाता है। इसी तरह मुंबई बंदरगाह का जो भार कम करने के लिए एक नया बगल में ही बनाया गया नावा शोवा बंदरगाह, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 बंदरगाह है मुंबई का। इसके बाद कोलाबा आपका बीच भी है। एक और क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है, मैं अगले जो लेक्चर है अपना वो होगा किस पर, द्वीपों पर, और द्वीपों पर एक जगह आएगा सालसेट द्वीप। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि मुंबई बंदरगाह किस द्वीप पर स्थित है, तो किस पे होगा, सालसेट द्वीप पर होगा। यह क्वेश्चन बन सकता है कि सालसेट द्वीप किस तट पर स्थित है, तो किस पे होगा, कोंकण तट पर होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए मुंबई, कोलाबा, रत्नागिरी, देवगढ़ और मार्मागोवा किस पे आएंगे, कोंकण तट पर आएंगे। इसके बाद अपन चलते हैं मार्मागोवा से लेके या पणजी से लेके आपका कहां तक, मंगलौर तक। कहां, मंगलौर, बंगलौर नहीं दोस्तों, मंगलौर। मंगलौर आपका कर्नाटक में सबसे बड़ा क्या दिखाई देगा, बंदरगाह दिखाई देगा। न्यू मंगलौर कहीं कहीं लिखा रहता है। तो यहां पर जो तट है उसको हम क्या कहते हैं, अपन कन्नड़ तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्नड़ तट। तो कन्नड़ तट पे आपको कौन कौन से बंदरगाह दिखाई देंगे, तो देखिए यहाँ पे कारवार, उडुपी और मंगलौर, ये 3 प्रमुख बंदरगाह आपको दिखाई देंगे। कारवार, उडुपी और मंगलौर। उडुपी ध्यान रखिएगा कहाँ है, कर्नाटका में है। कई ट्रेनें चलती हैं उडुपी के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो उडुपी कहाँ है, कर्नाटक में। तो कारवार, उडुपी और मंगलौर किस में दिखाई देंगे, कन्नड़ तट में। अब क्वेश्चन जहां सबसे ज्यादा बनते हैं वो आता है मालाबार तट। मालाबार तट आपके मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है, मतलब भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पर, स्थलीय भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पर आपका क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है ना। तो दोस्तों कहां, आपका मंगलौर से लेके और कन्याकुमारी तक का तट क्या कहलाता है, मालाबार तट कहलाता है। अब मालाबार तट के प्रमुख बंदरगाह है, अपन लाइन से देखेंगे। तो मंगलौर के बाद कौन सा आता है, कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, एर्नाकुलम, कोच्चि, अल्लापूजा, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम। ये सारे के सारे बंदरगाह आपके किस में आएंगे, मालाबार तट में आएंगे। मालाबार तट, क्लियर। अब आइए एक बार फिर से ध्यान देते हैं इनमें। कासरगोड पश्चिम का प्रमुख बंदरगाह है, खासकर केरल में देखेंगे। इसके बाद आता है आपका कन्नूरू, फिर आता है कोझिकोड। कोझिकोड को अपन कालीकट बंदरगाह भी कहते हैं। 1498 में जब वास्को डी गामा, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा आया था तो यहीं पे उतरा था, कहां, आपका कोझिकोड या कालीकट पे, ठीक है ना। तो ये जो कालीकट बंदरगाह है ये सबसे ज्यादा ऐतिहासिक महत्व रखता है और वर्तमान में भी ये क्या रखेगा, महत्व रखेगा। इसके बाद एर्नाकुलम और कोच्चि 2 जुड़वा शहर है, आजू बाजू ही हैं। कोच्चि को अपन कोचीन भी बोलते हैं और यहाँ पर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में अपन आगे डिस्क्राइब में बात करेंगे, अभी सिर्फ अपन को देखना है। तो एर्नाकुलम और कोच्चि 2 प्रमुख बंदरगाह हैं। कोच्चि जो आपका है उसे क्या कहते हैं, हम कोचीन भी कहते हैं। अब अगर बात करें तो कोचीन जो है यहाँ पर अपन देखेंगे कई झीलें हैं, केरल में कई झीलें हैं जो तट से क्या है, लगी हुई हैं। तट से क्या है दोस्तों, लगी हुई हैं। तो कोच्चि ऐसी ही एक झील के मध्य स्थित है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं अल्लापूजा, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम, ये 3 बंदरगाह और हैं। तो अपन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कितने बंदरगाह आ रहे हैं, मालाबार तट पर 8 बंदरगाह। अब यहाँ पे 2-3 चीजें और हैं, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। यहाँ पर एक अपन देखेंगे वेम्बानाथ झील है, अष्टमुदी झील है। ये दोनों झील भी किस पर आएंगी, आपकी मालाबार तट पर आएंगी, ठीक है। तो ये हो गए अपन कहाँ के, पश्चिमी तट के सारे बंदरगाह और उनसे संबंधित तट। अब अपन आते हैं कहाँ, पूर्वी तट में। पूर्वी तट में जो सबसे पहला राज्य आता है वो तमिलनाडु आता है और उससे लगे तट को अपन क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कोरोमंडल तट कहां से कहां तक विस्तृत है, तो दोस्तों कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से लेकर
और कृष्णा नदी के मुहाने तक। ये मैंने क्या बनाई है, कृष्णा नदी का मुहाना। तो कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक आपका क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट। अब कोरोमंडल तट के अपन क्या देखेंगे, प्रमुख बंदरगाह देखेंगे। तो आइए दक्षिण से देखना चालू करते हैं। तो यहाँ कन्याकुमारी के बाद क्या दिखाई देगा, तूतीकोरिन, ठीक है। इसके बाद रामेश्वरम, रामेश्वरम को ही अपन क्या बोलते हैं, रामनाथपुरम बोलते हैं। इसके बाद नागापट्टिनम, इतिहास में कई बार नाम आएगा किसका, नागापट्टिनम का। इसके बाद कडलूरू, फिर मामल्लपुरम। मामल्लपुरम दोस्तों अपन क्या देखेंगे, वहां पर मंदिर भी हैं, मंदिरों के लिए फेमस है मामल्लपुरम आपका, ठीक है ना। मामल्लपुरम शैली के क्या है, वहां पर मंदिर स्थित है। और मामल्लपुरम के बाद क्या आएगा, चेन्नई। ये सारे बंदरगाह किसके हैं, तमिलनाडु के हैं। और किस तट पर हैं, कोरोमंडल तट पर हैं। इसके बाद अपन देखेंगे, यहाँ आएंगे तो दो बंदरगाह अपन को मिलेंगे, नेल्लूर और अंगोले। ये दोनों कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश में हैं, पर किस तट में आते हैं, कोरोमंडल तट में आते हैं। यहां से क्वेश्चन फंसा सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, नेल्लूर और अंगोलो कहां स्थित हैं, आंध्र प्रदेश में। और किस तट पर आते हैं, आपके कोरोमंडल तट पर आते हैं। ये क्या है आपका, कोरोमंडल तट। क्लियर। अब इसके बाद आगे देखते हैं, कोरोमंडल तट के बाद कौन सा आता है, गोलकुंडा तट। कहां से, कृष्णा नदी के मुहाने से लेके गोदावरी नदी के मुहाने तक। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही एरिया है। यहां पे सिर्फ एक बंदरगाह है, आपको कौन सा मिल रहा है, मछलीपट्टनम, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, मछलीपट्टनम कहां है, आंध्र प्रदेश में, पर किस तट में है, गोलकुंडा तट में है, या इसे हम रॉयल सीमा तट भी कह सकते हैं। वैसे रॉयल सीमा तट दोस्तों एक अलग थ्योरी है, इसके पीछे अगर हम बात करेंगे तो रॉयल सीमा जो है आंध्र प्रदेश के कई जिलों में क्या है, फैला हुआ है। मतलब अगर बात करें तो रॉयल सीमा तट का कुछ भाग आपका कहाँ चला जाता है, कोरोमंडल में भी जाता है, गोलकुंडा में भी जाता है और उत्कल तट में भी जाता है। तीनों तट को मिलाकर क्या बनता है, रॉयल सीमा तट बनता है, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखिए, मछलीपट्टनम किसमें है, गोलकुंडा तट में है। इसके बाद आते हैं गोदावरी नदी के ऊपर वाले में, तो काकीनाडा, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम, ये तीन, ये किस में आते हैं, आपके उत्कल तट में आते हैं। किस में आते हैं, उत्कल तट में। उत्कल तट को अपन उत्तरी सरकार तट या कलिंग तट भी कहते हैं। तो देखिए, आंध्र प्रदेश के बंदरगाह तीन तटों में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट और उत्कल तट। कोरोमंडल तट में कौन कौन से हैं, नेल्लूरू और अंगोले, ठीक है। गोलकुंडा तट में कौन सा है, मछलीपट्टनम। और उत्कल तट में कौन सा है, काकीनाडा, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम, ठीक है। अगर बात करें कि आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो कौन सा है, विशाखापट्टनम है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके बाद उड़ीसा पहुंचते हैं, तो उड़ीसा में तीन बंदरगाह। अब देखिए, गोदावरी के मुख से लेकर पूरा पश्चिम बंगाल तक ये क्या कहलाता है, उत्कल तट कहलाता है। ये गोलकुंडा हो गया, और यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा आपका हो गया उत्कल तट। कहां, पश्चिम बंगाल तक। तो अब देखिए, उड़ीसा के कौन कौन से हैं, छत्रपुर, कोणार्क और पारादीप। सबसे प्रमुख इनमें कौन सा है, पारादीप है। और पारादीप से ही ज्यादातर व्यापार होता है। जो भी इस क्षेत्र में लोहा व कोयला निकाला जाता है, उसका जो हम निर्यात करते हैं वो पारादीप बंदरगाह द्वारा ही करते हैं, है ना। तो यहाँ का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, पारादीप बंदरगाह है, ठीक है। तो ये तीनों किस में है, उत्कल तट में है। इसके बाद हम कहां पहुंचते हैं, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में यूं तो कई बंदरगाह है दोस्तों, और ये बहुत पहले प्राचीन इतिहास से इंपॉर्टेंट रहा है। अपन बात करेंगे तो हल्दिया की बात करेंगे, तो हल्दी अपन को इतिहास में भी मिलता है और यहां पर भी मिलेगा। इसके बाद अलीपुर देखेंगे, बजबज देखेंगे, कोलकाता देखेंगे, डायमंड हार्बर हो गया। ये क्या है, यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। तो यहाँ पे मैंने तीन बनाए हैं, तीनों का ध्यान से क्रम देखिए। पहले अगर नीचे से समुद्र से जाएंगे तो सबसे पहला क्या पड़ेगा, हल्दिया, फिर डायमंड हार्बर और फिर क्या पड़ेगा आपका, कोलकाता। अब ये तीनों समुद्र में नहीं है, ये तीनों हुगली नदी के किनारे हैं। अब ये हुगली नदी कहाँ से आती है, तो देखिए, जो गंगा नदी आती है और आगे जाके बांग्लादेश चली जाती है, उससे एक वितरिका अलग होती है, आपकी एक धारा अलग होती है, जो जाके कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हुगली नदी बोलते हैं,
ठीक है दोस्तों, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लोग सोचते हैं कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल कलकत्ता में भी है, तो गंगा नदी नहीं है कलकत्ता में, एग्जैक्टली उसकी जो वितरिका है हुगली नदी है कलकत्ता में। तो कलकत्ता किसके किनारे है? हुगली नदी के किनारे। तो ये तीनों बंदरगाह किसके किनारे हैं? आपका हुगली नदी के किनारे हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करें क्या ये उत्कल तट में आते हैं, तो ये उत्कल तट में दोस्तों नहीं आएंगे अच्छे से देखा जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये नदी के किनारे हैं, किसी समुद्र के किनारे नहीं है। ठीक है, पर अपन इनको एक प्रकार से ऐड कर लेते हैं किसमें? उत्कल तट में। यदि क्वेश्चन पूछता है कि हल्दिया बंदरगाह किस तट में आता है, तब आंसर अपन क्या टिक मारेंगे? उत्कल। ठीक है ना, तो उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट या कलिंग तट। तो हल्दिया, डायमंड हार्बर और कोलकाता ये तीनों कहाँ जाएंगे? आपके उत्कल तट में। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बंदरगाह है, आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और इनके बारे में फिर डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम भारत के प्रमुख बंदरगाह पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि भैया पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा, प्राकृतिक बंदरगाह है कौन सा, कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? बंदरगाह वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा तट व उससे संबंधित क्या? बंदरगाह। कुछ चीजें और हैं, दो चीजें और हैं जो प्रमुख एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इनसे देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मंदिर, अपन देखेंगे बहुत सारे मंदिर क्या हैं? समुद्र के किनारे स्थित हैं, मतलब वो भी किसी न किसी तट के किनारे आएंगे। जैसे हम बात करें रामेश्वरम की, है ना, तो जो रामेश्वरम तीर्थ है, रामेश्वरम मंदिर है, वो किसके किनारे आएगा? आपका कोरोमंडल तट के किनारे। मामल्लपुरम को जो शोर मंदिर है किसके किनारे आएगा? कोरोमंडल तट के किनारे। फिर अपन बात करेंगे कोणार्क उड़ीसा या पुरी किसके है? तो वो उत्कल तट के किनारे आएगा। अपन बात करेंगे द्वारिका मंदिर किसके किनारे है? तो ये क्या आएगा? आपका कोरोमंडल तट आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रत्नागिरी, रत्नागिरी में क्या है? शिवाजी द्वारा बनवाया गया प्रमुख किला है। रत्नागिरी का किला किस तट के किनारे है? तो अपन देखेंगे कोंकण तट के किनारे है। तो प्रमुख जो मंदिर हैं इनको भी अपन इस पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जितना भी अपना फैक्ट बनता है, तो तटों से संबंधित जितने भी चीजें हैं ये आपको क्या करना है? ध्यान देना है। ठीक है, तो अब देखिए दो चीजें और हैं। यहाँ पर शायद गलती से बोल दिया, द्वारिका काठियावाड़ तट पे आएगा, मैंने शायद कुछ और बोल दिया, कोरोमंडल बोल दिया। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे जैसे अपन एक झील देखते हैं, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। अपन बात करें तो ये भारत की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा। तो इसकी स्थिति अपन देख लेंगे झील की, तो ये किस तट पर आएगी? आपका कोरोमंडल उत्कल तट पर आएगी। अपन बात करें एक झील कहाँ है? चेन्नई के जस्ट ऊपर है, आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील। पुलिकट झील की स्थिति यहाँ पे है, तो पुलिकट झील किस तट पर आएगा? कोरोमंडल तट पे आएगा। फिर एक और झील है कोलेरू झील। कोलेरू झील भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अपन देखेंगे तट से थोड़ा अंदर है, तो ये कृष्णा और गोदावरी के बीच में है कोलेरू झील, तो ये किस में आएगी? गोलकुंडा तट में आएगी। अगर अपन बात करें लोनार झील, लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है, पर ये काफी अंदर है, ये तट में नहीं है, इसलिए इससे तट से संबंधित क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो जो तटों के निकट झील हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। क्लियर है? तो इन दो लेक्चर को अगर आप देख रहे होंगे तो तट और उससे संबंधित क्वेश्चन आपके किसी एग्जाम में गलत नहीं हो सकते, चाहे आप डी ग्रेड का कोई एग्जाम दो, चाहे तो यूपीएससी दो या कोई भी अदर एग्जाम दो, तटों से संबंधित क्वेश्चन आपके नहीं गलत होंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यूपीएससी में किस तरह से पूछे जाते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछता है, एक पॉइंट के साथ उसके 4 पॉइंट ऐड रहते हैं। या तो कोई परियोजना चल रही है, उस परियोजना के अंतर्गत कितने बंदरगाह आते हैं और उन बंदरगाहों में क्या क्या काम किए जा रहे हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन क्या पूछता है? यूपीएससी वाला पूछता है। ठीक है, तो यूपीएससी वालों के लिए एक चीज इसमें और ऐड करनी पड़ेगी, इन तटों से संबंधित वर्तमान में जो योजनाएं चल रही हैं या इन बंदरगाहों से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी चर्चा हो रही है, उनको भी अपन को ऐड करके नोट्स बनानी पड़ेंगी। बाकी वनडे एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपको एक टिक मारना है, सिंगल मल्टीपल चॉइस रहता है, तो मल्टीपल चॉइस और सिंगल चॉइस। सिंगल चॉइस में एक आंसर सही, मल्टीपल में रहता है 1 2 3 सही, 2 या 3 सही, 1 या 4 सही, उसमें अपन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।